रोटी नहीं मिलती और यहाँ से हमारी स्कूल में जाने बच्चे, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का हमारा मौजू है तलीमी निज़ाम। जी जी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, हमारा तलीमी निज़ाम से आप मुतमईन हैं? पहली तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक ऐसा टॉपिक चुना है कि जिसके बारे में अगर आप आम तौर पे देखें तो मीडिया के ऊपर इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और वो एक भेड़ चाल बनी हुई है कि सियासत, अंदरूनी मामला, बैरूनी मामला और जो एक बंदा काम कर रहा है सब उसी के ऊपर ही मतलब न्यूज़ लगा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। या ये कह लें कि इसके जो हमारी सियासी ख़बरें हैं या जो बाकी मामलात हैं इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है, लेकिन जो हमारा बुनियादी सिस्टम है इसके ऊपर हमारे आज की नस्ल और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मुनस्सर है, वो है हमारा तलीमी निज़ाम। ठीक है। अब आपका सवाल ये है कि जी आपने मुझसे पूछा है कि जी आप इससे मुतमिन हैं, तो मेरा आंसर अनफॉर्चुनेटली ये है कि मैं इससे बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। क्यों? कि देखें, तालीमी निज़ाम से मुराद ये नहीं होती कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है और वो ज़बरदस्त नंबर ले रहा है और आपने उसको प्ले ग्रुप में डाला, फिर उसने जनाब स्टेप बाय स्टेप करते हुए एक टाइम आया वो डिग्री लेके बाहर आ गया। ये तालीमी निज़ाम नहीं होता। तालीमी निज़ाम से ना होता तालीम देना। आप अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो उनकी शख्सियत में ऐसी क्या तब्दीलियाँ आती हैं कि जो तालीम हासिल करने से पहले नहीं थी लेकिन बाद में आएंगी। ठीक है। और अगर आपका बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाता है तो वो पहले से कितना ब्रिलियंट होता है, और जब वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो उसके अंदर कितनी प्रोफेशनलिटी आती है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा नहीं है कि जिससे आप मुतमिन हो सकें। अच्छा सर, मुझे बताएं हमारे पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम में और ये दूसरे ममालिक तलीमी निज़ाम में क्या फ़र्क है, क्या समझते हैं आप? देखें, जब एक कौम का एक मकसद होता है, आपका एक एम होता है, आपका एक टारगेट होता है, तो आप सबसे पहले अपने तालीमी निज़ाम को देखते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप यूरोपियन कंट्री को देख लें या बाकी अमेरिकन कंट्री, अमेरिका को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को देख लें या बाकी जो दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे बच्चों को ये तो देखा ही नहीं जाता कि आपका बच्चा 90% ले रहा है कि 80% ले रहा है कि 60% ले रहा है। वो ये वहाँ ये देखा जाता है कि आपका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। आपका बच्चा प्ले ग्रुप में जाता है, उसकी कोई बुक कॉपी नहीं होती, वहाँ जाता है खेल खेल में वो चीज़ें सीखता है। ठीक है। वो नर्सरी और प्रेप में जाता है तो उससे किसी किस्म की कोई उसकी स्टडी नहीं होती, कोई उसको प्लस माइनस, बड़ी ABC, छोटी ABC और जनाब उसको हमारे यहाँ जो होता है अलबे वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें नहीं सिखाई जाती उसको। बच्चे का मकसद होता है स्कूल में जाना है कि उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो खुशी से वहाँ जाए, पहली बात। दूसरा, वो कुछ वहाँ से ऐसा सीखे कि हम उसको देखने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो कि ये फ्यूचर में एक अच्छा आर्टिस्ट बनेगा, ये फ्यूचर में एक अच्छा टीचर बनेगा, ये फ्यूचर में एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, ये फ्यूचर में एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब आपने एक बच्चे को मतलब आपने उससे पूछा ही नहीं आप क्या करना चाहते हो, आपने एक अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है और उस स्टैंडर्ड में उसको डाला है और वो उसी में से गुजर के जाना है, चाहे वो उसको पसंद है या नहीं पसंद है। बच्चे के माइंड को नहीं आते हैं, मतलब बच्चे के तो माइंड का आप सोच ही नहीं ना रहे। देखिए, एक बच्चा जब मासूम बच्चा है ना तो उसका दिमाग बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोरा कागज़ होता है। ठीक है। हमारे निज़ाम में क्या होता है, बाहर के निज़ाम में क्या होता है, हमारे निज़ाम में क्या होता है, बाहर के निज़ाम में होता है कि उस बच्चे के दिमाग को पढ़ा जाता है, उसको निखारा जाता है, उसको संवारा जाता है। ठीक है। और फिर जिस तरफ वो जाता है उस तरफ उसको गाइडेंस देकर उसको प्रोफेशनल बनाया जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि बच्चे का दिमाग निकाल के उसको बाहर फेंक दिया जाता है, निकाला नहीं जाता, उसको फेंका जाता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक मशीनी दिमाग उसके अंदर डाला जाता है जिसमें ये सारा सिस्टम होता है कि आपने इतने टेबल याद करने हैं, आपने इतने ऐसे याद करने हैं जनाब, आपको इतनी अच्छी राइटिंग करनी है, आपको इतने क्वेश्चन आंसर याद होने चाहिए। सब कुछ करने के बाद जब एंड ऑफ द ईयर आप एग्ज़ाम देते हैं और आपके मार्क्स आते हैं जो मैंने खुद देखा हुआ 99.9% मार्क्स आते हैं और माँ बाप उस कार्ड को लेकर खुशी से फूले नहीं समा रहे होते हैं। ठीक है।
और जो 60% वाला, 70% वाला या 50% वाला बच्चा होता है, उसको घर में और बाहर लान तान हो रही होती है कि ये बच्चा आपका बोगस है। आप बच्चे को तो नहीं पढ़ा रहे, आप तो ये देख रहे हैं कि आपने बच्चे को जो दिया है वो उसके मुताबिक चल रहा है तो वो लायक है, और अगर आपने जो बच्चे को दिया उसके मुताबिक नहीं चल रहा तो बच्चा नालायक है। ऐसे इसमें बच्चा तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही है कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद होना चाहिए, जो मुझे पसंद नहीं वो सबको पसंद नहीं होना चाहिए। ये तो फिर आपकी बातों से लग रहा है कि तलीमी निज़ाम ये तो कोई तमाशा हो रहा है मुल्क में हमारे। आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज यूज़ किए हैं कि ये बिल्कुल एक तमाशा है, और इसमें मैं तमाशा इसको कैसे कह सकते हैं। देखें, तलीमी निज़ाम का मकसद ये होता है कि जब आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी शख्सियत हर साल पहले से बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। जब आपका बच्चा प्राइमरी में है तो उसका लेवल और होना चाहिए, जब मिडिल में आता है उसका लेवल और होना चाहिए, और जब वो मैट्रिक में या हाई लेवल पे आता है तो उसका लेवल और होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा जो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जो जाता है, उसको अगर आप ये कभी पूछ लें कि उसने 10 सालों में क्या सीखा, तो बिलीव में उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। क्योंकि आपने उसको पढ़ाया ही कुछ नहीं है, आपने उसको एक बुक दे दी है कि भाई ये पूरी बुक याद कर लें, और अगर आपने ये बुक बहुत अच्छी याद कर ली तो आप हमारी नज़र में एक लायक बच्चे हैं, और अगर आप ये बुक पूरी याद नहीं कर पा रहे तो हमारी नज़र में आप एक नालायक बच्चे, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाइए कॉलेज में। हमारे यहाँ कॉलेज में बच्चों को वही जो आपने रट्टा सिस्टम लगाया हुआ होता है, उसी रट्टा सिस्टम को थोड़ा हैवी करके दोबारा वही बच्चों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है, ठीक है। कॉलेज ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। आपको पता होगा कि बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कॉलेज में जी आप FSC कर लें, उसके बाद आपकी लाइफ बन जाएगी। आप FA कर लें तो चलो कुछ नहीं तो BA तो करें, मतलब FA वाला बंदा हमने पहले कंसिडर कर लिया कि ये नल है, ये कुछ नहीं कर सकता। FSA बच्चा हमारी नज़र में बहुत लायक है, लेकिन वो तब लायक है जब उसने इतने अच्छे मार्क्स ले लिए कि उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, वो डॉक्टर इंजीनियर के लिए क्वालिफाइड कर गया, तो वो बच्चा हमारा लायक। लेकिन साहब हमारे जो मुल्क के हालात हैं इस टाइम, डिग्रियाँ बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ली हुई हैं, इंजीनियर्स बच्चे, लेकिन उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही। ये हमारे मुल्क में निज़ाम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिस्टर्ब हुआ। तो क्या वजह ये इतनी पढ़ लिख के भी, इंजीनियर बन के भी फिर उनको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही? देखिए जी, हमारे यहाँ मैट्रिक, FA और BA का बच्चा आप एक तरफ बैठा लें, O लेवल A लेवल का बच्चा एक तरफ बैठा लें, ठीक है। मैट्रिक FA का जो बच्चा है उसका वो क्रिएटिव नहीं होगा, और जो O लेवल A लेवल का बच्चा होगा वो क्रिएटिव होगा, क्योंकि उनको जब स्टडी करवाई जाती है उनको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, ठीक है। वो उनका कंप्यूटर के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त कमांड होती है, उनके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त कमांड होती है। वो ऐसे बच्चे होते हैं कि आप उनको O लेवल, A लेवल के बाद आप उनको ऑफिस में बैठा दें, वो कोई भी जॉब उनको दे दें, वो बड़ी बासानी कर लेते हैं, क्योंकि उनको कंप्यूटर पे पूरा होल्ड होता है। वो माइक्रोसॉफ्ट पूरी जानते होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाकी प्रोग्राम है वो पूरा समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ये मतलब साइंस है, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, आउटलुक है, ठीक है। वेबसाइट उनको बनानी आती है, क्रिएटिव वो होते हैं, स्पीचिंग उनकी ज़बरदस्त होती है। लेकिन बदकिस्मती से इस तरफ हमारे जो बच्चे हैं मैट्रिक वाला, उसको कुछ भी नहीं पता होता। कैसे? मैट्रिक के अंदर जो कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है उसमें से 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट वो हैं जो अब कंप्यूटर में है ही नहीं। हमारे बच्चों को अभी भी फ्लॉपी पढ़ाई जा रही है, हमारे बच्चों को अभी भी क्यू बेसिक पढ़ाई जा रही है, ठीक है। हमारे बच्चों को अभी भी जनाब CD-ROM पढ़ाया जा रहा है, अब हमारे बच्चों को अभी भी CD पढ़ाई जा रही है। और जो चीज़ें कंप्यूटर से निकल गई हैं, हमारे बच्चे आज में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। भाई आप उनको पढ़ाएं, आप आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, आप मोबाइल आ गए हैं, टैबलेट्स आ गए हैं, आगे सर्वर्स आ गए हैं, उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं रहे आप। सब ये हमारे जो मुल्क का निज़ाम है तलीम के हवाले से, ये कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या हुकूमत को इस पर इक़दाम करने चाहिए? क्या बताएगा इसमें? देखें, इसमें मैं जिस चीज़ को समझता हूँ, क्योंकि आपके सामने मैंने काफ़ी सारे ममालिक में फिरा हुआ हूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ है, वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को विज़िट भी किया हुआ है, हम लोग स्टूडेंट्स से भी गपशप होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपका बच्चा प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, इस तक आप बच्चों को सिलेबस ना दें, उसको लाइफ इंजॉय करने दें, ठीक है। उसको कलर्स से खेलने दें, उसको जनाब गेम्स खेलने दें, उसको एक्टिविटीज़ करने दें, उसको पेंटिंग करने दें, उसको उसकी लाइफ इंजॉय करने दें। आप उससे कोई डिमांड ना करें, वो अपने मुंह पे कलर लगा रहा है, आप उसको लगाने दें। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका बच्चा ग्रेड 5 से आगे जाता है, आप अपने बच्चे को
डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में डालें और फिर ये देखिए कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें आपका बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, जब आपका बच्चा मैट्रिक कर ले तो मैट्रिक करने के बाद आपके बच्चे को कुछ ऐसा करना है, उसकी लाइन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जैसे कि वो उसको पता होगा मैंने मैट्रिक के बाद किस लाइन में जाना है। जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप फ़िलिपाइन को देख लें। फ़िलिपाइन ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर्स काम हैं लेकिन काम है, लेकिन अगर वहाँ से आप स्किल्ड लेबर लेते हैं तो वहाँ जो चाय बनाने वाला ऑफिस बॉय है उसने चाय बनाने में या होटलिंग में उसने छोटा मोटा डिप्लोमा किया हुआ है। नर्सिंग है तो पूरी स्टडी है उसकी। अगर कोई वेटर है तो उसने उसका डिप्लोमा किया हुआ है। अगर कोई ड्राइवर है तो उसने उसका किया हुआ है। कोई डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोलर है उसने उसका डिप्लोमा किया हुआ है। कोई प्रोग्रामर है तो उसने उसका काम किया हुआ है। मतलब आप जितनी स्किल्ड लेवल अरेबिक कंट्रीज़ में फ़िलिपाइन से आती है उतनी कहीं से नहीं आती। हमारे मुल्क से क्या जाता है, डॉक्टर इंजीनियर लेबर, डॉक्टर इंजीनियर लेबर। आप कभी भी वहाँ चले जाएं आपको सबसे ज़्यादा जीरो ख्वार होती हुई 3 नेशनलिटी मिलेंगी, एक इंडियन, एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी। क्यों कि यहाँ पे तलीमी निज़ाम आलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आपको पहले जो बच्चे का स्टार्टिंग की लाइफ है उसको एंजॉय करने दें। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें बच्चे को हल्का लाइट वेट उसको स्टडी करवाएं। आपका बच्चा जब मैट्रिक पास करता है तो उसकी ऑलरेडी लाइन डिसाइडेड हो, उसको पता हो जी मैंने क्या करना है। ये नहीं कि ये FA की है नो रीज़न, BA की है नो रीज़न, मास्टर की है नो रीज़न। मास्टर करने के बाद आपका बंदा ऐसे बैठा होता है कि उसको कुछ भी नहीं आता होता। अच्छा, उससे बड़ी आपको एक मजाक की बात बताता हूँ कि इंग्लिश मीडियम का एक बच्चा है, उसको इंग्लिश में पूरी कमांड है, वो आपके सामने ऐसे बोल रहा है, स्पीच कर रहा है, वो जनाब उसका हर टॉपिक पे सॉलिड उसका कंट्रोल है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही स्टूडेंट जिन्होंने MA इंग्लिश किया हुआ है, आप उनसे बोलें तो वो ग्रामर में फंस जाते हैं। क्यों कि आपने उस बच्चे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे, मुझे इस बात से जो बात याद आई है, हमारे यहाँ स्कूलों में जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो कैसे पढ़ाई, उर्दू में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। देखो बेटा, जहाँ पे गा गी आएगा वहाँ आपने वाल लगाना है। जहाँ गुजरे हुए वक्त को हम हैड कहेंगे, होने वाले को हैव कहेंगे, हैज़ कहेंगे। आप हैड के आगे पीछे सारी उर्दू बोल रहे हैं, हैव के आगे पीछे सारी उर्दू बोल रहे हैं। आपका बच्चा कैसे उस इंग्लिश को समझेगा। आप कोई ऐसा टीचर रखें जो क्लास में आके सिर्फ इंग्लिश बोले, किसी को नहीं समझ आ रही, नो प्रॉब्लम। यकीन जाने महीने बाद आपके सारे बच्चे छोटी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। बात थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब यहाँ से उठ के किसी भी कंट्री में जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, जर्मन में जाते हैं, हम लोग जनाब अरेबिक कंट्रीज़ में जाते हैं, तो हमें वहाँ जाके लैंग्वेज क्यों आ जाती है। हमें दुनिया को पढ़ाता है कि जी यहाँ पे पास्ट आएगा, यहाँ पे फ्यूचर आएगा, यहाँ पे ये आएगा, वहाँ पे वो आएगा, कोई नहीं बताता। क्यों? आप वहाँ बोलते हैं। जब आप बोलते हैं तो बोलने से आपकी वही लैंग्वेज इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि वहाँ के देखने वाले को लगता है कि यार ये तो हमारे से अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश आप बोलें, पढ़ाई नहीं, आप इंग्लिश बोलें। जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो उनको इंग्लिश आएगी। अरबी पढ़ाई नहीं, अरबी बोलें। तो हमारे यहाँ क्या है कि आपने एक बुक पकड़ी हुई है, बेटा ये सारी बुक याद कर लें तो आप मेरी नज़रों में बहुत अजीम बच्चे हैं, और अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो आप मेरी नज़रों में फजूल बच्चे हैं। दूसरी तरफ मुझे एक बात बताएं, एक बच्चा 60% नंबर लेता है, 50% नंबर लेता है, हम कहते हैं ये नकम्मा है, ये नालायक है, ये ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकता। एक तरफ हम कहते हैं ये बच्चे ने 90% नंबर लिए, ये बच्चा इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, सारा कुछ बन सकता है। क्यों भाई? आपको कैसे पता चल गया वो क्या बन सकता है? बिल गेट्स बैक बेंचर था, आज बिल गेट्स कहाँ पे खड़ा है? ऐसे ही आइंस्टाइन को उसके टीचर ने एक रिपोर्ट पे ये लिख के भेजा था उसकी माँ को कि ये निकम्मा तरीन बच्चा है, हमारा स्कूल इस तरह के निकम्मे और बोगस बच्चों को नहीं लेता, तो आप काइंडली इसको अपने घर में रखिए। तो आइंस्टाइन की माँ ने ये कहा कि तुम्हारे स्कूल वालों ने कहा है कि जी हमारा आपका बच्चा इतना लायक है कि हमारा स्कूल इसके काबिल नहीं है, तो आप इसको मेहरबानी करके घर में पढ़ाएं। वही बच्चा जिसको घर में उसकी माँ की दरसगाह से उसको तालीम दी गई है, वो बच्चा दुनिया का मना हुआ साइंसदान बना। ठीक है, आइंस्टाइन के बनाए हुए रूल्स को आज भी दुनिया मानती है। तो आपने कैसे समझ लिया कि एक बच्चा जो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा वो नकम्मा तरीन बच्चा है? ये बच्चों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। ऐसे ही। चलिए रिजवान साहब मुझे बताएं, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? देखिए जी, इस्लाम तो बड़ा प्यारा मज़हब है। बिल्कुल। ठीक है, इस्लाम जो आपको कहता है अनफॉर्चुनेटली वो हम मानते ही नहीं। क्यों? हमारा 2.5 साल का बच्चा होता है, हमें फ़िक्र पड़ जाती है यार इस बच्चे को किसी तरीके से उठा के स्कूल में फेंक आए। बच्चा इस डर से बोलता ही नहीं है कि मैंने अगर बोलना शुरू कर दिया तो मुझे स्कूल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, बच्चे ने बोलना शुरू किया,
अभी उसका पैम्पर उसके साथ होता है, उसको स्कूल में फेंक दिया जाता है। अच्छा, बच्चे ने स्कूल में पढ़ लिया जनाब, उसको जब बच्चे जी हमारा बच्चा तो जी ये इतनी इंग्लिश बोल लेता है, हमारा बच्चा तो जी इतने छोटी ABC भी लिख लेता है, बड़ी ABC भी लिख लेता है, प्लस माइनस भी इसको आता है, सारा कुछ आता है। भाई इस्लाम ये कहता है कि 7 साल तक आप अपने बच्चे को अपने पास रखें, उसकी तरबियत करें। बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद होती है, ठीक है। उसका पहला जो मदरसा है जहाँ पे वो सब कुछ सीखता है वो आपका घर है। आपने जब बच्चे को अपने साथ रखा, उसके साथ प्यार किया, उसको 7 साल आपने अपनी जान के साथ लगा के रखा। 7 साल तक तो इस्लाम भी कहता है कि इसका कोई गुनाह ही नहीं है। बच्चा आपका नमाज पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, वो मतलब कुछ भी कर रहा है, किसी भी तरह कर रहा है, पाकी ना पाकी, उसको सब माफ़ है। इस्लाम ने उसको सब कुछ माफ़ कर दिया है, तो आप नहीं उसको माफ़ करते? आप क्यों नहीं माफ़ करते? देखिए, एक बच्चा जो है ना, एक अरबी कहावत है, मेरी एक अरब से मुलाकात हुई, उसने मुझे ये बताया था कि बच्चा ऐसा है जैसे एक सादा पत्थर है, जैसे एक पत्थर की स्लेट है। आपने इसके ऊपर जो नकूश बना दिए, जो नक्श कर दिया, वो सारी ज़िंदगी उसकी पर्सनैलिटी में रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। तो आपने जब बच्चा 2.5 साल का उठा के स्कूल में फेंक दिया, तो आपने उसके ऊपर क्या नक्श बनाए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 7 साल जब बच्चा आपके साथ रहेगा, आप उसको उठना, बैठना, बात करना, हंसना, बर्दाश्त करना, मोहब्बत करना। इस्लाम कहता है अपने बच्चे को बार बार गले लगाएं, उसका मुंह चूमें, उसको प्यार करें, उसकी हर उल्टी सीधी बात के ऊपर उसको बर्दाश्त करें, उसको हर चीज़ मोहब्बत से समझाएं। 7 साल बाद जब वो बच्चा आपका बाहर निकलेगा तो उसका आपके बगैर गुजारा नहीं होगा। लेकिन जब आप 2.5 साल का 3 साल का बच्चा उठा के स्कूल में फेंक देंगे, तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसकी नज़र में आप एक ATM मशीन है। जब उसको पैसे चाहिए, कोई उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, वो आपकी तरफ देखेगा। जब उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी या ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हो जाएगा, आप उसकी नज़र में यूज़लेस होंगे। फिर आप रोकते हैं कि यार हमने अपने बच्चे के ऊपर पूरी ज़िंदगी ख़वार कर दी। तो आज हमारा बच्चा हमें पूछ रहे, भैया आपने ज़िंदगी कहाँ ख़वार की? आपने 2.5 साल का बच्चा स्कूल में डाल दिया, उसके बाद बच्चा स्कूल से घर वापस आया, आपने उसको ट्यूशन पे डाल दिया क्योंकि आपके बच्चे को 99% नंबर लेने हैं। आपने उसको ट्यूशन पढ़ाई, ट्यूशन वाला गया, कारी साहब आ गए, कारी साहब ने आकर उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, बच्चा आपका स्कूल में पढ़ रहा है, अली बे पे ते टे से पढ़ रहा है। जब कारी साहब आएंगे वो कहेंगे बेटा अली बे पे नहीं होता, ये होता है अली बा ता, ठीक है। ये आपने बच्चे को पहला कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप उसको सारा दिन इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, घर में आप उससे उर्दू में और पंजाबी में बातें करते हैं, ठीक है। खुद आपको इंग्लिश आती नहीं, बच्चा आपका अंग्रेज़ होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकते हैं? ठीक है। देखें, इस्लाम हमारी जो बेसिक बुनियाद है ना, वो इस्लाम है। आपका बच्चा जब स्कूल के अंदर जाए, आप सबसे पहले उसको दीन बताएं, वो कौन है, वो एक मुसलमान है, ठीक है। उसको नमाज़ें सिखाएं, उसको सारे कलमे सिखाएं, उसको दुआएं सिखाएं, उसको उठने बैठने की तमीज़ सिखाएं, उसको बताएं कि आप वाशरूम जाने की क्या दुआ है, घर में निकलने की क्या दुआ है, आने की क्या दुआ है, अपने से बड़े को सलाम कैसे करना है, किस चीज़ का नेकी होती है, किस चीज़ का गुनाह होता है, ठीक है, किस चीज़ का सवाब मिलता है आपको। आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी तरबियत करें, ठीक है। उसके बाद उस बच्चे को तालीम दें, सबसे पहले किसकी? कुरान की। बच्चा कुरान ना सिर्फ पढ़े, उसको समझे, उसको तर्जमे से कुरान पढ़ाएं। आपका बच्चा हाफिज़ होना चाहिए। आपका बच्चा PhD कर ले, वो यूज़लेस है मेरी नज़र में। आपका बच्चा कुरान हिफ़्ज़ कर ले, उसके बाद वो आमिल का कोई कोर्स करता है, कुरान शरीफ को पढ़ता है, अहादीस को पढ़ता है। बच्चे का कुरान ऐसा होना चाहिए कि जब वो अरबी पढ़ रहा हो, उर्दू उसके माइंड में आ रही है। जैसे हम इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड में पता हो रहा था हम क्या पढ़ रहे हैं। ये कुरान पढ़ते हैं हमें क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि हमने कुरान को उसके लेवल से नौज़ुबिल्लाह बहुत पीछे छोड़ दिया। कुरान हमारी नज़र में एक मजबूरी है, ठीक है, और तालीम ज़रूरी है। तर्जमा हमने वो रेट नहीं किया कुरान का। सर हमारे पास 150 बच्चे ऐसे हैं, आप बच्चे क्या कहते हैं, मेरी एज से, मेरे से भी बड़ी एज के, आपको उनको सिर्फ ये पूछें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या मतलब है, वो नहीं बता पाएंगे। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन का क्या मतलब है, वो नहीं बता सकते, लेकिन डेली नमाज में पढ़ रहे हैं वो। जब आपने ही एक्सेप्ट नहीं किया कि इस्लाम आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, तो फिर आप अपने बच्चे देखें, आपने बच्चे को इस्लाम से परे कर दिया और फिर आप कहते हैं आपका बच्चा आपके लिए बड़ा ताबियादार हो, आपका एहतराम करे। एहतराम तो आपने उसको सिखाया ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि जितने आपके तालीमी निज़ाम हैं उसमें सबसे पहले इस्लाम को रखा जाए, ठीक है। बच्चों के ऊपर बोझ ना डाला जाए, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दिया जाए और बच्चे को मासूम रहने दें। आप बच्चे के दिमाग से ना खेलें, उसका जो बच्चे का दिमाग है उसको बच्चे का ही दिमाग रहने दें और बच्चों के ऊपर रहम करें।
मैं आप सब लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर रहम करें, उनको 50%, 60%, 90% से जजमेंट ना करें। आप अपने बच्चों को उसकी ज़िंदगी जीने दें और उसने जो बनना है वो बन जाएगा। आप सिर्फ किसी अच्छी तरबियत करें, उसको जहाँ हेल्प चाहिए आप उसकी हेल्प करें, उसका एक किरदार बनाएं। मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि ज़रूरी नहीं है जिसने डिग्री ले ली, मेरे पास 20 एग्जांपल्स हैं। अगर दोबारा प्रोग्राम हुआ तो मैं आपको एक एक एग्जांपल से दूंगा और आप जहाँ कहेंगे जी ये एग्जांपल आपने झूठी दी है, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आपने उस बंदे से बात करके पूछना है कि आपके बारे में ये बात की ये सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर रहम करें, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें और उनको नंबरों से जजमेंट ना करें, ठीक है। और बच्चों को क्रिएटिव बनाएं, बच्चों को मशीन ना बनाएं, बच्चों को क्रिएटिव बनाएं। आपका बच्चा कंप्यूटर को समझता हो, आपका बच्चा सब्जेक्ट्स को समझता हो, आपका बच्चा सबसे पहले आपको समझता हो और आपसे पहले आपका बच्चा अपने दीन को समझता हो, उसको ये पता हो कि वो है कौन, उसकी शनाख्त क्या है, वो इस दुनिया में क्यों आया है। जब वो ये सब चीज़ें समझ जाएगा, आपका बच्चा जब एक अच्छा हाफिज़ कुरान होगा, अच्छा हाफिज़ कुरान को समझने वाला होगा, वो अहादीस को समझने वाला होगा, आपके बगैर कुछ कहे वो आपका एहतराम भी करेगा, वो आपसे डरेगा भी, वो मुआशरे की बुराइयों से भी बचेगा और वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करेगा। पहले वक़्त में मुसलमान जो थे वो दीन के करीब थे, कैसे कैसे साइंसदान दुनिया में पैदा हुए, आज वो साइंसदान क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्योंकि हमने इस्लाम को छोड़ के मगरिब को देखना शुरू कर दिया। अच्छा चले, आपने इस्लाम को छोड़ के मगरिब को देखना शुरू कर दिया तो एटलीस्ट आप अपना सिलेबस ही मगरिब जैसा बना लें, आप ना उधर के ना उधर के। मतलब बहुत ही अजीब सी वो कहावत है कि हम ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो ये आप जब तक अपने निज़ाम को सीधा नहीं करते, मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है, तुर्की ने फैसला किया कि हमने तालीम सही करनी है, आज देख लें तुर्की कहाँ खड़ा है। सऊदी अरब जहाँ पे तालीम का नामो निशान नहीं था, 2000 के बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमने अपना तालीमी निज़ाम ठीक करना है। आज सऊदी अरब में हर अच्छी पोस्ट के ऊपर सऊदी बैठा हुआ है। आज अगर हम ये फ़ैसला कर लें कि हमने अगले साल से अपने बच्चों को एक ज़बरदस्त तालीमी निज़ाम देना है, आप यकीन जाने आने वाले 10 साल के बाद यही मुल्क होगा जहाँ पे ऐसे ऐसे हीरे होंगे कि दुनिया उसकी एग्जांपल देगी। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ अपनी राय हमें दें, हमारे साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेचारों को रोटी नहीं मिलती और यहाँ के हमारी स्कूल में बच्चे, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको।